नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। देवभूमि की शुरुआत करेंगे तो देहरादून से खबर, जहां तपोवन टनल में राहत बचाव कार्य 9 दिनों से जारी है। टनल के पास लगातार लोगों के शव मिल रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अब सर्च ऑपरेशन में बदल चुका है। प्राकृतिक आपदा में लापता हुए कुल 204 लोग, जिनकी सर्चिंग अभी जारी है। बता दें, अभी तक करीब 53 शवों को बरामद कर लिया गया है। वहीं आपको बता दें, चमोली त्रासदी में अभी भी 150 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। अभी तक 25 शवों की शिनाख्त हो पाई है और बाकी के जो शव है उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। तो 25 शव जिनकी शिनाख्त हो पाई है सिर्फ। तो टनल में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बता दें, रेस्क्यू ऑपरेशन अब सर्च ऑपरेशन में तब्दील हो चुका। लगातार शवों के मिलने का सिलसिला जारी है। जैसे जैसे ये रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे शव मिलने का जो संख्या है यहाँ पर बढ़ती जा रही है। 150 से ज्यादा लोग अभी भी लापता और जो 53 शव अभी तक बरामद हुए, उनमें से सिर्फ 25 शवों की शिनाख्त हो पाई है। अन्य शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। लेकिन फिलहाल जो मेहनत की जा रही है जवानों की तरफ से, जो टीम्स वहां पर मौजूद है, दिन रात बिना सोए बिना हिम्मत हारे ये वहां पर लगातार रेस्क्यू कर रहे हैं। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किस जिले में कितने लोग लापता है। चमोली में 41, रुद्रप्रयाग में 7, पौड़ी गढ़वाल में 1, टिहरी गढ़वाल में 1। ये आंकड़े आपको बता रहे हैं, जो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ये संख्या सामने आई, वो इस वक्त आपको ग्राफिक्स के जरिए पहुंचा रहे हैं। तो टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन सर्च ऑपरेशन में तब्दील हो गया है। और कहां से कितने शव बरामद हुए ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। तपोवन टनल से 8 शव और रैणी गांव से 7, रुद्रप्रयाग से 1। ये भी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक आपको बता रहे हैं कहां से कितने शव। इस वक्त आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, जो कि अब सर्च ऑपरेशन में बदल चुका है। लगातार शवों के मिलने का सिलसिला जारी है। अब तक 53 शव बरामद किए जा चुके हैं। ये वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जब उन शवों को ले जाया गया। वहां तमाम टीम्स भी मौजूद हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, कुल 25 ऐसे शव जिनकी शिनाख्त हो पाई। बाकी अगर हम बात करें तो परिजन अभी भी वहां इंतजार कर रहे हैं कि उम्मीद तो अब नहीं बची कि जिंदा कोई वापस लौटेगा, कम से कम शव तो मिल जाए ताकि वो अंतिम संस्कार कर सके। लेकिन जिन शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई, उनकी जिम्मेदारी यहाँ मौजूद जवानों ने ली है। तो लगातार 9 दिनों से यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। फिलहाल रेस्क्यू करते करते अब ये ऑपरेशन सर्च ऑपरेशन में तब्दील हो चुका है, क्योंकि अब उम्मीद कोई भी नहीं बची कि किसी को भी जिंदा वापस लाया जा सकता है। लेकिन टनल से जिस तरीके से शवों के मिलने का सिलसिला जारी है, उसको देखते हुए यही लग रहा है कि अभी थोड़ा और वक्त लगेगा आगे पहुंचने में। फिलहाल जिन शवों की शिनाख्त हुई है उनको परिजनों को सौंप दिया गया, लेकिन जिस तरीके से जो शव बचे उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई, जिम्मेदारी वहां मौजूद टीम ने ली है। ये टीम जो वहां काम कर रही है बिना थके हारे, बिना हिम्मत हारे, लगातार दिन रात मेहनत करके तपोवन टनल में रेस्क्यू किया जा रहा था। इस तरीके से ये शव लगातार बरामद हो रहे हैं। वहां मौजूद ग्रामीण और परिजन इस इंतजार में कि कब उनके अपनों का पता चल सकेगा, क्योंकि जो त्रासदी आई, लगातार 9 दिनों से रेस्क्यू जारी है। त्रासदी में कई जिंदगियां बह चली गई और अभी भी जो मलबे में दबे हुए लोग थे उनके शव मिल रहे हैं। बेहद दर्दनाक है ये, बेहद मार्मिक तस्वीरें हैं, क्योंकि जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये तस्वीरें हम आपको सिर्फ स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, और जो परिजन इस वक्त वहां मौजूद हैं टीम्स के साथ, उन पर क्या बीत रही होगी शायद वही बता पाएं। लेकिन लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। फिलहाल ड्रिलिंग अभियान जो चल रहा था उसके जरिए टनल के अंदर तक पहुंचने की कोशिश की जा रही थी, और जितना अंदर बढ़ते जा रहे हैं शवों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो तपोवन टनल से 8 शव बरामद हुए, रैणी गांव से 7, रुद्रप्रयाग से 1। ये आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं, जो सरकारी आंकड़े हैं उनके मुताबिक ये संख्या आपको बता रहे हैं। कुल ऐसे 25 शव है जिनकी शिनाख्त हो पाई है। बाकी 53 शव कुल मिले हैं, उनमें से सिर्फ 25 शव ऐसे जिनकी शिनाख्त हो पाई है। अन्य शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई। अगर हम
बीते कुछ दिन पहले की बात करें, जिस तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा था, कुछ शव ऐसी अवस्था में मिले थे जो टुकड़ों में थे, उनकी शिनाख्त भी नहीं हो पाई। रेजिडेंट एडिटर फहीम तना इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। फहीम, जिस तरीके से शवों की संख्या बढ़ती जा रही है, टीम आगे बढ़ रही है, उसी तरीके से संख्या बढ़ती जा रही है। अभी फिलहाल ताजा अपडेट के बारे में बात करेंगे, जिन शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है उनकी जिम्मेदारी के बारे में। जिन शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है उनका डीएनए सुरक्षित रखा गया है और वो डीएनए 95 दिनों तक सुरक्षित रहेगा। इसके बाद उसको फिर अलग तरह से सुरक्षित किया जाएगा, लेकिन वो डीएनए ही एकमात्र जरिया होगा बाद तक भी, और वो कभी भी उसके लिए पूरा व्यवस्था की गई है। और वो डीएनए सुरक्षित रख करके ही जब कभी भी किसी के परिजन को दावा करेंगे तो उनका डीएनए सैंपल जांच करके मिलान करके होगा। और जो शव रखे जा रहे हैं वो 95 दिनों के लिए मोर्चरी में रखे जा रहे हैं कि अगर किसी के परिजन ढूंढते हुए आते हैं तो वो उनकी शिनाख्त कर सकें या फिर किसी और जो चिन्ह है वो मिलान करके उनकी पहचान हो सके। जैसा आपने बताया अभी दर्शकों को कि कई शव वो क्षत विक्षत मिले हैं और बड़ा दुखदायी है, उनकी पहचान होना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो लिहाजा जिनके डीएनए सैंपल रखे गए हैं उनके कई के जो अंतिम संस्कार हैं वो भी किए गए हैं प्रशासन की तरफ से। लिहाजा अभी जो ताजा हालात है, ड्रिलिंग की जा रही है और टनल के अंदर जो रेस्क्यू टीम है वो अंदर मलबा निकाल करके खोज कर रही है। तो जैसा कि बात है कि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन एक सर्च ऑपरेशन में तब्दील हो चुका है स्वाभाविक तौर पर, क्योंकि इतने दिनों के बाद किसी के जीवित बचे होने की संभावना बहुत कम है, ना के बराबर क्षीण है। और फिर कहां पर कोई डेड बॉडी हो सकती है या कहां पर कोई फंसा हुआ हो सकता है ये भी निश्चित तौर पर नहीं है। तो लिहाजा ये एक सर्च ऑपरेशन अब की तरफ को इसको बढ़ रहा है, ये रेस्क्यू ऑपरेशन, क्योंकि मलबे में खोजा जा रहा है कि मलबे में कहां पर किस जगह पर कोई व्यक्ति दबा हो सकता है, उसकी डेड बॉडी मिल जाए, या ये भी संभावनाएं अब जताई जाने लग जा रही हैं कि हो सकता है कि क्षत विक्षत हालत में शव मिले। तो लिहाजा ये बड़ा दुखदायी जो एक हृदय विदारक दृश्य लगातार जारी है और सर्च ऑपरेशन में सारी टीमें लगी हैं, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और जो स्थानीय स्तर पर पुलिस की फोर्सेस है वो भी लगी हुई है बहरहाल व्यवस्था बनाने में। तो अभी की स्थिति यह है कि सर्च ऑपरेशन जारी है और जिस तरीके से आपने बताया कि जो अब तक बरामद हो चुकी है उनमें से 53 शव मिल चुके हैं और अभी 151 और मिसिंग है, जो जिस तरीके से आंकड़ा है कि 204 टोटल लोग इस आपदा में मिसिंग हुए थे जिनकी तलाश जारी है। जी फहीम, जिस तरीके से आपने तमाम जानकारी दी है, उसके बाद अगर हम उन परिजनों की, उन ग्रामीणों की बात करें जो वहां पर मौजूद हैं, उनको किस तरीके से ढांढस बंधाया जा रहा है? निश्चित तौर पर देखिए ये एक बड़ी विपदा है और सब पर पड़ी है। इसमें काफी तादाद में स्थानीय लोग भी इससे हताहत हुए हैं, कुछ की जिंदगी बच गई जो घायल अवस्था में थे, लेकिन कई इसमें हताहत हुए हैं। तो निश्चित तौर पर उन पर दुखों का पहाड़ है और इसमें ज्यादातर जो मिसिंग है, जैसा कि शिनाख्त के तौर पर अगर हम देखते हैं कि 53 शव में से कम ही लोगों की 25 लोगों की शिनाख्त हो पाई है। तो शिनाख्त का मतलब सीधे तौर पर ये भी है कि वो स्थानीय स्तर पर कम लोग उसमें थे, बाहर के लोग ज्यादा थे क्योंकि वो लेबर और कम कर्मचारी थे जो टनल में काम कर रहे थे, जो पूरे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। और कई के जो शव मिले हैं क्योंकि वो क्षत विक्षत से पहचानना मुश्किल है, इसलिए भी उनकी शिनाख्त नहीं हो पा रही है। तो ये दोनों ही तरह की तस्वीर है और उसमें स्थानीय स्तर पर लोग काफी दुखी हैं। और वहीं उन ब्रिजों के बारे में भी जानेंगे। करीब आधा दर्जन ब्रिज खराब हो गए थे, टूट गए थे, जिनकी वजह से 13 गांव के कनेक्शन टूट गए थे। तो उन ब्रिज को लेकर अगर हम सवाल करें, देखिए ब्रिज अभी नहीं बन पाए हैं लेकिन रोप बनाए गए हैं। रोप ट्रॉली की जो एक होता है, अगर परमानेंट रोप वे नहीं लेकिन एक तात्कालिक व्यवस्था हो और पर्वतीय क्षेत्रों में तमाम जगहों पर ये रोप पारंपरिक रूप से रहे हैं, आवागमन साधन रहे हैं। एक दूसरी जगह एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी बीच में खाई होती है, तो कई जगह गदेरे होते हैं, छोटी छोटी नदियां होती हैं, नदियों की शाखाएं होती हैं। तो ये एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी जोड़ने के जो रोप पारंपरिक हैं वो इन ब्रिज जहां पर एक क्षतिग्रस्त हुए हैं, संपर्क मार्ग टूटा, तो वहां पर रोप बना दिए गए हैं और एक ट्रॉली में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आवागमन कर रहे हैं। इसके अलावा जो प्रशासन की है आवश्यकता अनुसार हेलीकॉप्टर से जो खाद्यान्न रसद दूसरे तरह की जरूरत की चीजें हैं
वो उस समय मुहैया कराई जा रही है। तो एक हेलीकॉप्टर परमानेंट तौर पर मौके पर है तपोवन में, जो प्रशासन के विवेक अनुसार इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो किसी घायल को ले जाने, किसी डेड बॉडी को लेकर के, या अफसर को ले जाना है, खाद्य रसद पहुंचानी है, किसी भी विपरीत स्थिति के लिए, आवश्यकताओं के लिए उसका इस्तेमाल हो रहा है। बाकी प्रशासन वो देखभाल कर रहा है। मेडिकल टीम को लेकर अगर बात करें, क्योंकि वहां कुछ मेडिकल टीम्स भी पहुंची थी, क्योंकि जो संपर्क टूट गए वहां मेडिकल सुविधा किस तरीके से पहुंचाई जा रही है? फाइम, मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल कोमल, आपकी आवाज मिल रही है जी। कोमल। मेडिकल टीम मौके पर भी मौजूद है, और जो गांव संपर्क से कट गए वहां पर भी 2 टीमें पहुंचाई गई हैं, और ताकि किसी तरह की कोई जरूरत पर, आवश्यकता पर वो इस्तेमाल हो सके, उनका जो मदद ली जा सके, उनका उपयोग किया जा सके। और घटना स्थल पर पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। यहाँ पर 7 एम्बुलेंस मौजूद है, डॉक्टर्स की टीम मौजूद है, और प्रशासन की टीम मौजूद है। तो तमाम व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि अगर कोई भी डेड बॉडी मिलती है तब भी उसके लिए एम्बुलेंस की जरूरत पड़ेगी, और कोई जीवित मिलता है तब भी डॉक्टर्स, मेडिकल टीम, तमाम उनकी जरूरत पड़ेगी। तो वो सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन सिर्फ ये है कि जीवित कोई नहीं मिल पा रहा है। जो डेड बॉडी मिल रही है, हालांकि वो भी खोजनी पड़ रही है, लेकिन जीवित नहीं मिल पा रहा। तो अभी और जो मिसिंग है वो आने वाले दिनों में जैसे जैसे उनको पाया जाता है, उनकी खोज की जाती है, तो वो जीवित मिल पाएंगे, इसकी संभावनाएं काफी क्षीण हो रही हैं। ठीक है फाहिम, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो इस वक्त तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से सर्च ऑपरेशन जारी है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन तो अब इसे नहीं कहा जाएगा, लोगों के बचने की उम्मीद बिल्कुल खत्म हो चुकी है। जिस तरीके से धीरे धीरे टीम आगे पहुंच रही, शवों की संख्या वैसे ही बढ़ती जा रही, क्योंकि कौन व्यक्ति कहां बह गया, किस व्यक्ति का शव कहां से बरामद होगा, कुछ नहीं पता। जहां सर्च ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है वहां से शव बरामद हो रहे हैं। बेहद दयनीय और मार्मिक तस्वीरें ये, क्योंकि कुछ शव छत विछत अवस्था में मिले हैं, जिनकी शिनाख्त बिल्कुल होना संभव नहीं है। 25 शव ऐसे जिनकी शिनाख्त हो पाई है, और जिन शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है 95 दिनों के लिए उनका डीएनए संभाल कर रखा जाएगा, ताकि अगर कोई भी परिवार क्लेम करता है तो डीएनए मैच करके वो बॉडीज मॉर्चरी में रखी गई है संभाल के, वो उनको सौंप दी जाएंगी। तो हालांकि आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं तपोवन टनल से, किस तरीके से लगातार ये जवान, ये टीम्स यहाँ पहुंचे हुए लगातार 9 दिनों से अपना काम बखूबी कर रहे हैं, बिना थके, बिना हारे। इनकी हिम्मत की भी दाद देनी होगी, क्योंकि 9 दिनों से लगातार यहाँ पर ये अपना काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ उन ग्रामीणों को भी जवाब दिया जा रहा है जो इस वक्त उन सवालों से जूझ रहे हैं, जिनके अपने खो गए हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल उनके वापस आने की तो उम्मीद नहीं, लेकिन अब वो यही सोचकर बैठे हैं कि शव ही मिल जाए कि अंतिम विदाई वो दे पाए। ये तस्वीरें आपको तपोवन टनल से दिखा रहे हैं इस वक्त। लगातार 9 दिनों से चमोली आपदा जिस तरीके से आई, अपने साथ कई जिंदगियां बहा कर ले गई। बता दें, उन लोगों को तो बहा कर ले ही गई, साथ ही साथ उनके घर वालों की भी उम्मीद अपने साथ बहा कर ले गई, जिनका शायद कोई अकेला सहारा यहाँ काम करने आया हो। चमोली से खबर, जहां ऋषि गंगा नदी के पास बनी झील तक एसडीआरएफ पहुंच चुके। बता दें, एसडीआरएफ ने नई झील का जायजा लिया है। नई झील से कोई खतरा नहीं है। एसडीआरएफ का कहना कि इस झील से कोई भी खतरा नहीं है। एसडीआरएफ के जवानों ने अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित किया है। तो एसडीआरएफ की एक टीम पैंग, तपोवन और रैणी गांव में तैनात कर दी गई है। बता दें, रिद्धिम अग्रवाल उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी और डीआईजी एसडीआरएफ ने बताया कि एसडीआरएफ की टीमें सैटेलाइट फोन के माध्यम से संपर्क में है। इनकी ओर से जल भराव क्षेत्र का निरीक्षण किया गया है, जहां झील बनी है। उन्होंने दोहराया कि झील से फिलहाल कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि जल स्तर बढ़ता है तो ये अर्ली वार्निंग टीमें तत्काल सूचना देंगी। तो जो नई झील बन गई है उसको लेकर एसडीआरएफ का बयान सामने आया कि नई झील से कोई भी खतरा नहीं है। यदि जल स्तर बढ़ता है तो अर्ली वार्निंग सिस्टम जो विकसित किया गया है एसडीआरएफ के जवानों की तरफ से, वो
जानकारी देंगे। तो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं उस नई झील की, जहां जो टीम गठित की गई है, साफ कहना है कि इस झील से कोई खतरा नहीं है। यहां एसडीआरएफ की टीम पहुंची थी, जायजा लिया है इस नई झील का। तो तस्वीरों से साफ पता चल रहा है कि पानी बेहद साफ है, लेकिन साफ ये कहना कि एसडीआरएफ का कहना है कि कोई भी खतरा नहीं है इस झील से। पानी भरो इधर से, पत्थर के इधर वाला पानी भर लो ना। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नई झील जो बनी है, उसको लेकर बयान भी सामने आया एसडीआरएफ की तरफ से कि कोई खतरा नहीं है इस झील से। बहुत है जोजी, बहुत। और वहीं मसूरी में संगीतकार जुबिन नौटियाल ने लाइव कॉन्सर्ट किया, जिसको करीब 3 लाख से ज्यादा लोगों ने ऑनलाइन देखा है। वहीं कॉन्सर्ट देखने के लिए सैकड़ों की तादाद में जुबिन के प्रशंसक मसूरी पहुंचे। जुबिन नौटियाल ने माल रोड स्थित अपने होटल की छत पर ये लाइव कॉन्सर्ट किया, जिसमें उनके साथ कई बड़े म्यूजिशियन मौजूद रहे। कॉन्सर्ट में जुबिन ने अपने नए और पुराने गाने गाए, साथ ही पहाड़ी गीत भी गाए, जिसने सभी लोगों को झूमने में मजबूर कर दिया। Cheers to all of us, everybody. मदद बहुत आ रही है, हर किस्म में आ रही है मदद। हमारे पास जो हमने बैंक अकाउंट डिटेल्स दी है, उसमें हम लोग के पास बहुत अच्छी तरह से फंड्स आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम एक अच्छी राशि कलेक्ट करके हम लोग दे पाएंगे आगे पीड़ितों को। और इंसान ही इंसान के काम आता है दोस्त। तो मुझे लगता है कि कोरोना ने, मुझे लगता है ये हम सबको सिखाया है कि किस तरह से इंसान एकजुट होकर के कितना ताकतवर होता है। और वही कोशिश हम संगीत के थ्रू करते हैं। बस प्यार है आप लोग का। मुझे लगता है लॉकडाउन में इतने गाने निकाले और फैंस ने और पहाड़ों ने मुझे बहुत प्यार दिया, इतने गाने हिट हुए बार बार। ये जो कंसर्ट ज्वाइन कर रहे हैं, ये ऐसे घड़ी में कर रहे हैं कि चमोली में एक बहुत बड़ी त्रासदी आई है। मगर साथ में हमें अपना काम आगे करते रहना चाहिए। लाइफ ऐसी, इसी को लाइफ कहते हैं। और वहाँ जो लोग हताहत हुए हैं, जो लोग पीड़ित हैं, कहीं चोट खाएँ, कुछ लोग गायब हैं, तो उनके लिए, उनके परिवारजनों के लिए हम लोगों ने एक प्रयास किया है और जुबिन ने यहाँ एक कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज किया है। मैं अपनी ओर से सभी उन लोगों को जो इस कॉन्सर्ट को देख रहे हैं, इससे प्रभावित हो रहे हैं, और सभी से ये आग्रह भी करूँगा कि जुबिन के फेसबुक पर, इसके सोशल मीडिया पर एक जो अकाउंट उनका जुबिन नौटियाल और चमोली डिजास्टर के नाम से ज्वाइंट अकाउंट है, जो कि ये पूरा के पूरा धनराशि माननीय मुख्यमंत्री जी के पोस्ट में जाएगी और उन तमाम लोगों के लिए काम आएगी जो भी कुछ हो सका। तो एक छोटा सा एक प्रयास। तो देहरादून से खबर, जहां सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विकास योजना की घोषणा कर रहे हैं। बता दें, सचिवालय में बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़ में कई घोषणाओं की गई हैं। यहाँ समीक्षा कर रहे हैं उन घोषणाओं की। बता दें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलाधिकारी को सीएम घोषणाओं से जुड़ी जानकारी दे रहे हैं। तो सीएम 4:30 बजे हथकरघा और हस्तशिल्प विकास परिषद की बैठक करेंगे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये खबर देहरादून की, जहां सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत घोषणाओं की समीक्षा कर रहे हैं। विकास परियोजनाएं जिनकी घोषणाओं की समीक्षा कर रहे हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। सचिवालय में बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़ में की गई घोषणाओं की समीक्षा की जा रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलाधिकारी सीएम को घोषणाओं से जुड़ी हुई जानकारी दे रहे हैं। 4:30 बजे हथकरघा और हस्तशिल्प विकास परिषद की बैठक करेंगे सीएम। तो जिलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन घोषणाओं से जुड़ी हुई जानकारी दे रहे हैं। आपको ये बता दें कि सचिवालय में ये बैठक चल रही है, जहां समीक्षा की जा रही है उन घोषणाओं की और उनसे जुड़ी हुई तमाम जानकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलाधिकारी सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को दे रहे हैं।
बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़ की जो घोषणाएं हैं उनकी समीक्षा की जा रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलाधिकारी उन घोषणाओं से जुड़ी हुई जानकारी दे रहे हैं। तो सचिवालय में जिस तरीके से इन घोषणाओं की जानकारी ली जा रही है, समीक्षा की जा रही है, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जिलाधिकारी से जानकारी लेते हुए उन घोषणाओं के बारे में। सचिवालय में ये बैठक जारी है जहां सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ तमाम गणमान्य मौजूद, और साथ ही आपको ये बता दें कि जिलाधिकारी उन घोषणाओं से जुड़ी हुई जानकारी उनको दे रहे हैं। बागेश्वर और पिथौरागढ़, चंपावत की जो घोषणा है उनकी जानकारी। काशीपुर के विधायक हरभजन सिंह चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी ही सरकार पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। वहीं काशीपुर में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने हरभजन सिंह चीमा को नसीहत देते हुए कहा कि सबको अपनी बात पार्टी के फोकस में, पार्टी के फोरम में करनी चाहिए। तैयार है? अब देखिए, मेरी जानकारी में तो कुछ भी नहीं भी है कि उन्होंने क्या कहा है, क्या मोर्चा खोला है। हम तो वैसे सब साथी हैं। मेरी जानकारी में आपके माध्यम से जानकारी मिल रही है, लेकिन मेरे संज्ञान में कुछ भी नहीं है। मैं इस पर टिप्पणी करना, मेरा अगर जानकारी बगैर टिप्पणी करना अभी अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना क्या ये आपकी नज़र में क्या मानते हैं? देखिए, ये जो जिस तरह का आप कह रहे हैं कि मोर्चा खोला है, मैंने पहले ही कहा है कि मेरी संज्ञान में नहीं है। हमें अपनी बात को माननीय मुख्यमंत्री तक कहनी चाहिए, पार्टी के फोरम में कहनी चाहिए, और भी कई हमारे पास मंच हैं, कई हमारे पास प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ पर कह सकते हैं। अब देखिए, और रुड़की से खबर जहां आगामी पंचायत और विधानसभा चुनावों को लेकर सैनी बिरादरी ने अपनी एकजुटता दिखाने और संगठनात्मक बल पर जोर देते हुए बैठक का आयोजन किया। आजाद नगर स्थित महात्मा ज्योतिबा फुले सैनी धर्मशाला में समाज के गणमान्य लोगों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें समाज की एकजुटता और संगठित होने पर बल दिया गया। आज उत्तराखंड में गठन किया गया है और यहाँ राजेश सैनी जी को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा और अनेक पद नियुक्त किए गए हैं और सबका उद्देश्य केवल यही है कि समाज को एकजुट करना और समाज को राजनीतिक लाभ पहुँचाने के लिए संघर्ष करना। ये हमारे आज का इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य है। देखिए, सैनी समाज बहुत अब विस्तार कर रहा है और उसका विस्तार अब उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो हिंदी भाषी राज्य हैं, उत्तराखंड भी बहुत प्रमुख उसमें माना जाता है, क्योंकि यहाँ भी हमारे पूर्व में प्रतिनिधित्व भी रहे हैं। राजनीतिक जो विरासत जो हमारी थी वो जहाँ हम खो रहे थे, अब हम कोशिश करेंगे कि उस राजनीतिक विरासत को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सहित अन्य जो प्रदेश हैं वहाँ पर सबको वापसी लाया जाए। इसमें पंचायत चुनाव बहुत अहम भूमिका निभाएगा। इस पंचायत चुनाव में जो निर्णय होंगे, जो सैनी समाज के जो निर्णय होंगे, वो बहुत चौंकाने वाले निर्णय होंगे। निश्चित रूप से इस बार का चुनाव यहाँ का परिवर्तन का चुनाव होगा। प्रदेश सरकार की ओर से 6वीं से 12वीं तक के विद्यालयों का संचालन विधिवत रूप से शुरू हो गया है। वहीं पौड़ी के कोठार में नए केंद्रीय विद्यालय का संचालन भी शुरू हो गया है, लेकिन इस मोटर मार्ग पर जगह जगह गड्ढे होने और सड़क उखड़ने से कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता और कोट ब्लॉक के पूर्व प्रमुख नवल किशोर ने बताया कि करीब 4 महीने पहले इस सड़क का डामरीकरण करवाया गया था, लेकिन हालत पहले की तरह ही खराब हो गई है। पौड़ी से कोठार जाने वाली केंद्रीय विद्यालय वाली जो सड़क, जिसकी स्थिति बड़ी जीर्ण शीर्ण हो चुकी है, बच्चों के लिए खतरा बना हुआ है, वहां पर जो भारी वाहन है उनके जाने पर भी वहां पर खतरा बना हुआ है। तो हम ये मांग करते हैं जिला प्रशासन पौड़ी और लोक निर्माण विभाग पौड़ी से कि उस सड़क को जल्दी से जल्दी ठीक करवाई जाए, ताकि जो हमारे नौनिहाल बच्चे वहां पर पठन पाठन के लिए जा रहे हैं वो नियमित रूप से और एक
भयमुक्त माहौल में वहां पर जाएं, उस सड़क को यथाशीघ्र ठीक करवाया जाए। कांग्रेस पार्टी ये जो केंद्रीय विद्यालय की जो सड़क जा रही है वो काफ़ी जर्जर स्थिति में है और अब स्कूल भी खुल गए हैं, तो जिससे कि यहाँ पे दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है। अभी करीब 2 महीने पहले ही इस पर डामरीकरण हुआ था और जब डामरीकरण हो रहा था तो ग्रामीणों ने इसके घटिया डामरीकरण की बात कही थी। ग्रामीणों ने कहा था कि बहुत ही घटिया डामरीकरण हो रहा है और जिसकी जाँच की मांग भी ग्रामीणों ने प्रशासन से की थी, लेकिन तब इसको गंभीरता से नहीं लिया गया था और अब ये पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। बात बच्चों की सुरक्षा की है, इसलिए इसे इतना हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। प्रशासन को चाहिए कि वो इस बात को गंभीरता से ले और यहाँ डामरीकरण दोबारा भी करवाए और इस घटिया डामरीकरण की